मकसद क्या है, मैं 2 लाइन में आपको बताना चाहता हूं। ओवैसी साहब अपने लोगों को क्यों नेता बनाना चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या हमारे भाई डॉक्टर आदिल साहब है, कुशवाहा जी हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मजलिस का हकीकत में हम आप लोगों को इसका मुख्य उद्देश्य बताना चाहता हूं। मजलिस हकीकत में उन समझ दीनहीन, निडर, गरीब, बेबस, मजबूर, मजलूम, विधवा, विकलांग, असहाय, निसहाय, दलित, शोषित, वंचित, कुली, किसान, कामगार, दस्तकार, खास तौर से नौजवान अक़लियतों के विकास के लिए एक कटिबद्ध राजनीतिक पार्टी है जिसका मूल सिद्धांत जी और जीने दो पर आधारित है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज मुल्क विदेशियों का जंगल फंसता चला जा रहा है। यहाँ के मेहनत मजदूरों के हाथ काटे जा रहे हैं, गरीबों के घर चूल्हे जलने बंद हो रहे हैं। जहां तक बुनकरों का सवाल है या किसानों का सवाल है, वे तो पूर्ण तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं। वे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे प्रदेश में, सारे मुल्क में गरीब मारो अभियान, दलित मारो अभियान, किसान मारो अभियान, खास तौर से मुसलमान मारो अभियान छेड़ रखा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जाता मौलाना भंजन का बुनकरी का सवाल है, मुबारकपुर में बुनकरी का सवाल है, आसमगढ़ में बुनकरी का सवाल है, खास तौर से बनारस में बुनकरी का सवाल है, मिर्जापुर में बर्तन का उद्योग है, भदोई में कालीन उद्योग, मुरादाबाद में बर्तन उद्योग, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग, आगरा और कानपुर में चमड़े का उद्योग, जिसमें अधिकतर मुसलमान दस्तकारी कर अपना जीवन यापन कर रहा था, जिसे कर एक एक करके समाप्त किया जा रहा है, या तो इसे विदेशी कंपनियों गुलाम बनाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तो इनका मकसद है कमाते कमाते कमर टेढ़ी हो जा रही इंसान की। आज के दौर में पेट भरने को अनाज भी नहीं जुटा पा रहा। गफारी साहब, आप देख रहे हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा की एक बड़ी सोची समझी साजिश है कि अब गुजरात की तरह इन लोग को गोली मारने की जरूरत नहीं है। मुसलमान, इनके कारोबार को खत्म कर दो, ये अपने आप मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जहां तक गाजीपुर जिले का प्रश्न है, या बनारस जिले का प्रश्न है, या पूरे प्रदेश का प्रश्न है, यहाँ तो जंगल राज की स्थापना की जा चुकी है। कब कौन मार डाला जाएगा, कब लूट लिया जाएगा, कब किस औरत की इज्जत लूट ली जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के हुक्मरान तानाशाही का प्रतीक बन चुके हैं, सरकार की गुलाम की भांति की तरह काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कब कौन दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाएगा, कब कौन गाय के नाम पर मारा जाएगा, कब निसार को पुलिस के लाकअप में मुजफ्फरनगर में मारा गया, निसार को मारा गया जो बदलापुर जौनपुर का रहने वाला है। ज्यादातर लोग पुलिस की लाकअप के अंदर मारे गए हैं हुकूमत के इशारे पर। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुसलमान अपने हक और हुकूक की बात करता है तो उसका फर्जी मुकदमा लगाकर इनकाउंटर करने का काम किया जाता है। फर्जी तरीके से गुंडा एक गैंगस्टर लगा करके उनको जेल के अंदर ठूसने का काम किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाई, हमारे लिए जेल में अदालतें लगती है, जेल में मुकदमा चलता है, जेल में तारीखें पड़ती है, जेल में सजा होती है, जेल में फांसी होती है, जेल में दफन कर दिया जाता है। आदिल साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने देख रहे हैं किस तरीके से हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है।
आपने देखा एक सोची समझी रणनीति के तहत आपने देखा मुजफ्फरनगर में मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। गफारी साहब, आपने सुना जिसकी मजलिस लड़ाई लड़ रही है बाराबंकी के अंदर तहसील के बगल में डीएम के इशारे में मस्जिद को शहीद कर दी जाती है। आपने देखा बनारस के अंदर ज्ञानवापी को किस तरीके से योगी मोदी अमित शाह भागवत जैसे लोग रात रात को आकर के मीटिंग कर करके उसको भी ध्वस्तीकरण करने की प्लानिंग रची जा रही है। 250 फीट का गड्ढा करके जो विश्वनाथ जी को कॉरिडोर के नाम पर जो 2500 मंदिरें तोड़ी गई उसके अवशेष को उसके नीचे डाल दिया जाता है। अब बताइए कोर्ट से फैसला करा जाता है कि पूरा तत्व विभाग आकर सर्वेक्षण करेगा। अब बताइए उसके अंदर क्या मिलेगा, उनका कंप्यूटर क्या बताएगा, मंदिरी मूर्ति ना बताएगी, कुछ और तो बताएगा नहीं। जो पहले से रातों को आकर के ये लोग योगी मोदी अमित शाह उसके अंदर डाल रहे हैं चीज को, और 200 फीट गहरा ट्रंच करके ज्ञानवापी भी इसके अंदर कर रहे हैं। अरे बारे, मैं पूछना चाहता हूं सेकुलर पार्टियों से, कहां हो समाजवादी पार्टी के लोग, कहां हो कांग्रेस के लोग, जो मुसलमानों पर इस तरीके से जुल्म जास्ती हो रही है, उनके मजहबी मसले पर टारगेट करके जास्ती की जा रही है। किसी सेकुलर पार्टी के मुंह से चू नहीं निकलती। सिर्फ चुनाव तो दर दर कोने कोने चलेंगे, कुछ हमारे बीच के दलाल को खरीद करके किनको वोट चाहिए, खाली ये राजनेता बनेंगे, शासन चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी से पहले अब तक हमने किसको वोट दिया? यही कांग्रेस को दिया, यही सपा, यही बसपा। मुसलमानों का कोई नेता, झंडा, बैनर, दल पहले नहीं था। हमसे बड़ा सेकुलर कौन भारत के अंदर था? मुसलमानों के जैसा सेकुलर। और चाहे कान इधर से पढ़ो चाहे इधर से, हम वही राम के मानने वाले को वही मंदिर में घंटा बजाने को, जो इस 5 साल के अंदर भारत के अंदर हमको वोट देने का एक ही मताधिकार का प्रयोग करने का दिया गया, बरोबर का, बस, वरना और कुछ नहीं दिया। वरना हम लोग की मुसहर से भर के पत्थर जिंदगी समझ लीजिए, किस नंबर पे हिंदुस्तान में मुसलमान है इसकी कोई अंदाजा नहीं है। और वो भी हमको देशद्रोही कहा जाता है। हमारी कोई यहाँ पार्टी, झंडा, दल, बैनर, नेता नहीं था। हम आप ही को देते थे, चाहे कांग्रेस के रूप में, चाहे बसपा के रूप में, चाहे सपा के रूप में, या आरजेडी के रूप में, या ममता। बताइए भारत में हम लोग किसको? इन्हीं को देते थे ना आजादी से पहले। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल का शुक्र है कि आपके बीच एक झंडा, एक बैनर, एक दल, असदुद्दीन ओवैसी के रूप में एक नेता पैदा हो गया जो आपकी हर आवाज को उठाता है। मेरे दोस्तों, तो ये घबराने हैं हमको। कांग्रेस से सपा के लोग ही क्या कहते हैं? बीजेपी की बी टीम, सी टीम। गफारी साहब, आपको भी सुनने को बहुत मिलता होगा। हमारे ही आपके बीच के लोग को 1500 दे के होटलों में बैठा करके कहते हैं कहो तो वैसी तो बी टीम में बीती, चूंकि 85% मुसलमान इनको वोट पोलराइजेशन करता था। आदिल साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 से लेकर 45 साल की उम्र के नौजवान 80 पैसा मजलिस के दीवाने हो गए। तो इनको घबराहट हो रही है, इसलिए इनके पास कोई वोट तो अपना है नहीं। कांग्रेस के पास भी अपना कोई वजूद नहीं है, वो तो कोमा में चली गई उत्तर प्रदेश के अंदर। रहेगी बात, समाजवादी पार्टी की 5% वोट है, वो भी 2.5% भाजपा को वोट देते हैं। चाहे कहीं देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, वो भाजपा को ही वोट जाता है। और 85% मेरे वोट को पा करके आप कई मरतबा मुख्यमंत्री बने, आपके वालिद साहब भी मुख्यमंत्री बने। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? कितने हमारे IAS PCS किए, कितने PSC में भर्ती है, कितने थानेदार, दरोगा, इंस्पेक्टर इंचार्ज आपने दिया, कितनों के भर्ती सचिवालय, मुख्यालय, हॉस्पिटल, PWD, शिक्षा, कहां हमारे
बच्चों को दिया। अरे कम से कम कुछ 85% वोट लेते हो तो 20% तो हमारे बच्चों को तुम पीएससी, पुलिस, रोडवेज, वस्त्रालय, पुस्तकालय, सचिवालय, कम से कम हॉस्पिटल, शिक्षा में हमको नौकरी देना चाहिए। लेकिन तुमने सिर्फ स्पीच दिया, कागज का कोरा पूरा दिया, कहीं हमको दिया नहीं। आपने हमारे बच्चों को कहीं सर्विस नहीं दी, आपने हमारे बच्चों को कहीं अधिकार नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई आपका कवायद करने वाला लीडर नहीं है तो आप चमरोटी से बदतर मुसहरट्टी की तरह आपकी हैसियत हिंदुस्तान के अंदर रहेगी। हर आदमी यकीनन बता रहे आपको इस्तिंजे के ढेले की तरह इस्तेमाल करेगा, फेंक देगा। जब पानी कहीं नहीं मिलता है क्या करता है? इस्तिंजे के ढेले की तरह इस्तेमाल करता है और फेंक देता है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, कोई हो। तो आप भी अपना एक लीडर पैदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लीडरशिप ओवैसी साहब के रूप में आ गई। और मैं जो लोग बी टीम सी टीम कह रहे ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अभी अभी आपके बगल में बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा, तो ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव से कहा मुझे मात्र 10 सीट बस चाहिए, तुम हमसे अलायंस कर लो। जानते हैं जवाब क्या मिला आदिल साहब? कि तुम मुसलमानों के नेता हो, तुम मुसलमानों की कवायद करते हो, तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है कि जो तुमसे हम अलायंस करते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मात्र 19 सीट पे वहां चुनाव लड़ा, 5 पे जीते, 10 पे हम सेकंड फाइटर रहे। तुम्हारी औकात वहीं से पता चल गई। अगर हम बीजेपी के बी टीम सी टीम होते तो पूरे बिहार में एक विधानसभा में चुनाव लड़ते, तुम्हारी हैसियत लेती तेजस्वी एक सीट जीत लेते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने देखा गब्बारी साहब, बंगाल में चुनाव होता है, हमने पीरजादा वहां प्रदेश अध्यक्ष हमारा होता, हमसे नाराज हो जाता है। वैसे साहब ने मात्र 6 सीट पे अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन इन शैतानी ताकतों को रोकने के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी को बैक करके रोक दिया, चुनाव नहीं लड़ा। इनसे बड़ा सेकुलर कौन होगा? आज तुम हमको बी टीम सी टीम कहते हो। अगर कहीं हम पूरे बंगाल में चुनाव लड़ते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी सीट पे मजलिस का 10 से 5,000 20,000 कि किसी विधानसभा में हिंदुस्तान में मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ममता को भी एक एक सीट के मोहताज रहती, क्या वसीयत बनती? अगर हम बी टीम सी टीम होते तो पूरे बंगाल में एक एक विधानसभा लड़ाते, लेकिन हमने नहीं लड़ा। 6 पे लड़ा के घोषित करके भी वापस ले लिया। और चूंकि इनके पास कोई अपना वोट तो है नहीं, सिर्फ मुसलमानों के वोटे पे हर आदमी राजनीति करता है। ये सपा के कांग्रेस के लोग हम कहते हैं आपको हमने कई मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, आपने क्या किया बताइए मुसलमानों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, एक लाख मैं तुझसे ही पूछना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होती है, क्या किया तूने? कितना? जब एक एक्ट बना है जमींदारी उन्मूलन एक्ट सन 1951 में, जो भी आसारे कदीमा की चीज होगी उसको नुकसान पहुंचाने वाला देशद्रोही आतंकवादी होगा। क्यों तुमने कितने तेरे उसके बाद तू मुख्यमंत्री बना, वाली साहब मुख्यमंत्री बने, कितने को तूने फांसी चढ़ाई, कितने को आतंकवादी घोषित किया, कितने ऊपर एनएसए रासुका लगाया? किसी पर नहीं। आदिल साहब मेरी बात गब्बारी साहब सुनिएगा, किसी पर नहीं लगाया, ताकि नियम था कि ये नियम है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तुम सरकार में बने थे, जिस तरीके से मस्जिद थी उसी तरीके बनाते, जब कोर्ट का फैसला जो आता वो होता, जो देखा जाता वो होता। लेकिन नहीं, ताकत के बल पे तुमने गिरवाने का काम किया। सेंट्रल में कांग्रेस की भी सरकार होती है और आपने क्या किया? बाबरी मस्जिद पे सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला साक्षी महाराज का अपनी पार्टी में राज्यसभा का मेंबर बना दिया। और बाबरी मस्जिद में सबसे बड़ा हत्यारा कल्याण सिंह को तुमने अपने पार्टी में कालीन बिछाते हुए, इस्तकबाल करते हुए पार्टी के अंदर लेकर के आते हो और उसको राज्यसभा का मेंबर बनाते हो। और ये नहीं, उसको एक रखा जाती है, कुछ
तुमने उसको भी अपनी पार्टी का विधान परिषद का मेंबर बना दिया। जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म को तुम देते चले गए। और क्या किया तुमने? आपने देखा, आप लोग को याद ही बोल रहे थे वहां पे जौल हक साहब का, आपने देखा इनका पहला हुआ गुंडा प्रतापगढ़ का राजा गुंडा। बड़ी मुश्किल के मुसलमानों में एक आध दो IPS PCS होती है, तो जौल हक साहब को इनका पाला हुआ राजा गुंडा नंगा करा के गोली मारता जो DYSP मौजूदा हालात में होते हैं। क्या किया तुमने? नो FIR, नो केस, नो चार्जशीट, सब FR। और उल्टे FR साहब सुनिए ना, आदिल साहब, उल्टे उन सबको जो राजा गुंडा प्रतापगढ़ का जो था, जिसको लोग राजा भैया क्या क्या कहते हैं अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता हूं, इधर देखिए, आपने कारागार का कैबिनेट मंत्री बना दिया, जो कि सलाखों के पीछे आना चाहिए उसको, लेकिन आपने उसको कारागार का कैबिनेट मंत्री बना दिया। वाह वाह वाह, और इनाम से नवाजा गया। क्या बात है। और आपने क्या किया? सेकंड गुजरात बना दिया मुजफ्फरनगर को। आपके ही सरकार में, आपके ही शासन में हजारों लोग जला के राख कर दिए जाते हैं, 5000 घर जला दिया जाता है, 6500 लोग जेल के अंदर आज भी सड़ रहे हैं। क्या किया आपने? कहते हो मुसलमानों की सरकार है, मुझे वोट दो। आपने यही किया, हमारे वोट को पोलराइजेशन करा करके हमारे ही ऊपर जुल्म किया। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों से, आप लोग से पूछना चाहता हूं, बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है? बताइए आप लोग, बोलिए कौन है? आजम खान है ना। उन्होंने अपनी हड्डी चमड़ी समाजवादी पार्टी में गला दी। किस 2 नंबर के चीफ मिनिस्टर की हैसियत रखते थे, अपने आप को लोग कहते थे। आपने देखा इस 1.5 साल से पूरे परिवार समेत, बीबी बच्चे समेत सलाखों के पीछे जेल के अंदर है। और कैसी कैसी धाराएं लगी, बकरी चोरी मुर्गी जैसी धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लगाकर जेल में भरने का काम किया गया। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, मेरी बहन, जब मजलिस दौड़ती है, वेदांता में जाते हैं हम लोग उनसे मिलने, तो इनके कान में थोड़ी सी जू रेंगती है। मैं पूछना चाहता हूं, तो जब आपने कई मरतबा गवर्नर हाउस को घेरा, कई मरतबा मुख्यमंत्री आवास को घेरा, अपने जिलाध्यक्षों द्वारा कितने जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने धरना प्रदर्शन आंदोलन कराया? मैं पूछना चाहता हूं, कराया? अभी यही कोई और होता तो जरूर कराते, लेकिन चूंकि वो मुसलमान थे। अरे मुसलमानों, जब आजम खान की वो हैसियत समाजवादी पार्टी में, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत होगी? मैं पूछना चाहता हूं, तो जब हमारी तुम्हारी वो हैसियत नहीं, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रहती है, सुनिए आदिल साहब, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहते हैं, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रहती है। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर जो दंगा होता है, अमित शाह मोदी जैसे लोग, बाबर जैसे लोग, योगी जैसे लोग, जो भी लोग, कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार, उनका सांसद है सांसद फ्री, जो मौजूदा दौर में सांसद होता है गफारी साहब, जो उनका दौर में वक्त दौर में सांसद होता है सांसद फ्री, उसको घर में घुस करके जला के राख कर दिया जाता है। आज सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार होती है। क्या किया आपने? कहते हो मुसलमानों की सरकार है, और ये नहीं, उसकी बहू शहनाज के जो हमला होती है, पेट में मासूम बच्चा होता है, ऐसे तलवार से चक करके तलवार की नोक पर निकाल के आग में भूनने का काम किया जाता है। आपकी सेंट्रल में सरकार होती है। क्या किया आपने? और ये नहीं, उनकी बीवी जगिया दर दर FIR के लिए भीख मांगती है इन मोदी अमित शाह जैसे लोगों पर, लेकिन वारे सेंट्रल में कांग्रेस, वारे स्टेटों में तमाम सरकारें
किसी ने भी उसे छू नहीं किया, किसी ने FIR तक होने नहीं दिया। नो केस, नो FIR, नो चार्जशीट। पहले बताइए, तो कांग्रेस ने जो अपने सांसद की हिफाजत नहीं की, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है मुसलमानों उस कांग्रेस पार्टी में? बताओ, जब अपने सांसद के नहीं हो सके साहब, उनके बीवी परिवार के नहीं हो सके, तो हमारे तुम्हारे कहां से होंगे? दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाई को बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। जब चुनाव आएगा तो ये लोग दो झंडा